Assalamu alaikum everyone and welcome to Aisha Smart Zone. I hope all of you are doing well, and today in this video we are going to discuss CS 507 lecture number 31 to lecture number 45. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 18 टू 30 और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइनल टर्म के नेक्स्ट लेक्चर्स को और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फाइनल टर्म से रिलेटेड वो तमाम चीज़ें मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। So let's get started. First of all, we have control adjustment. Control adjustment होता क्या है, इसका मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल जो सिक्योरिटी कंट्रोल ऑलरेडी लगा हुआ है उनको चेक करना, डिसाइड करना कि कौन सा कंट्रोल रखना है, कौन सा चेंज करना है एंड क्या किसी को रिमूव भी करना है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी और सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों का इजी वे में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल में स्टूडेंट्स की एंट्री के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है लेकिन अब स्कूल ने बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि गाइड की ड्यूटी, जो भी गार्ड की ड्यूटी थी उसको कंटिन्यू रखना है या फिर ड्यूटी को मॉडिफाई करना है या बायोमेट्रिक की वजह से गार्ड की अब जरूरत नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें क्या होंगी कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। तो यहाँ पर सिंपल मतलब इसका ये है कि एग्जिस्टिंग कंट्रोल को या एग्जिस्टिंग सिचुएशन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना, ये हमारे पास होता है कंट्रोल एडजस्टमेंट। So next we have security to be effective, security to be cost effective. IT guidelines on security issued by IFAC states. अब यहाँ पर ये हमारे पास एक छोटी सी कोटेशन लिखी हुई है, इसको आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सिक्योरिटी पर जितना खर्चा हो उसका बेनिफिट उस कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंफॉर्मेशन की वैल्यू हमारे पास $10 है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास $100 का खर्चा करना लॉजिकल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम को इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड या इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पर इस चीज का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर स्कूल की अटेंडेंस सिस्टम ऑनलाइन है तो उसकी सिक्योरिटी भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बात आपको आई होप कि समझ आ गई होगी कि सिक्योरिटी सिस्टम को इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड होना है। नेक्स्ट अगला टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे पास रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। ये सारे इसके रूल्स है ना, जो ये सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है। आपने इन तमाम रूल्स को अच्छे तरीके से करना है क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे रूल्स पूछे जा सकते हैं। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है तो आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर। So next we have report preparation. It is the final phase. The report documentation findings of review and make the recommendations. इसके अंदर हम recommendations, findings निकालते हैं, documents बनाते हैं जिसमें जो भी findings होती है वो लिखी जाती हैं, reviews लिखी जाती है and makes the recommendation. Recommendations यहाँ पर बताई जाती हैं। Next हमारे पास है meanings of threat. Meanings of threat क्या है? एसिड्स हमारे पास बेसिकली कोई भी अनवांटेड इवेंट होता है जो एसिड्स को डैमेज कर सकता है। अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स की बात की जाए तो थ्रेट्स के हमारे पास दो टाइप्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, नंबर वन पे हमारे पास होता है एक नेचर की बेस पर होती है, दूसरी हमारे पास सोर्स की बेस पर होती है। जो नेचर की बेस पे होती है इसमें हमारे पास एक्सीडेंटल नेचुरल थ्रेट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी फ्लड होना, अर्थ क्यूब आ जाना, फायर, इस तरह की चीजें आएंगी। सोर्स की बेसिस पर जो होते हैं इसमें हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। अब जो इंटरनल होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के थ्रेट्स होते हैं और जो एक्सटर्नल होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के थ्रेट्स होते हैं। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्रेड्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। शॉर्ट लॉन्ग किसी भी टाइप के क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, इवन कि एमसीक्यूज के अंदर भी आपसे कुछ भी किसी भी तरह से इसको आगे पीछे स्टेटमेंट्स करके पूछा जा सकता है, तो इसका आपने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लेना है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। टाइप्स ऑफ थ्रेड्स में हमारे पास दो तरह की हैं, एक है हमारे पास फिजिकल थ्रेड्स, एक है हमारे पास लॉजिकल थ्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इवन कि मेरा अपना पेपर जब हुआ था तब मेरे पास टाइप्स ऑफ थ्रेड का शॉर्ट क्वेश्चन आया था। सो आप लोगों ने इस थ्रेड के टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं करना।
नेक्स्ट वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनर्जी वेरिएशन। सो एनर्जी वेरिएशन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में चेंजेस कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास एनर्जी वेरिएशन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। अब कुछ भी इसकी डिफरेंट वेरियस टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स है, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपने इसको हर लिहाज से प्रिपेयर करना है। सर्जेस और स्पाइक्स, जिसमें हमारे पास सडन इंक्रीज हो जाता है पावर सप्लाई का। सैग्स, और हमारे पास है ब्राउन आउट, यानी कि sudden decrease हो जाना in power supply. Then we have blackout, total loss of power, और the power failure whether scheduled और unscheduled। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनसे बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना है, हमें यूपीएस पावर बैकअप का यूज करना होता है। वोल्टेज रेगुलर को कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ इकदाम करने होते हैं। सर्किट ब्रेकर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट वी हैव लेक्चर नंबर 32, अनऑथोराइज्ड intrusions. So this topic is also very important for MCQ's point of view. अगर मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट दूं तो इंट्रूजन हमारे पास क्या होता है, किसी सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन में बिना परमिशन के एक्सेस करना, इस चीज को हम बोलते हैं इंट्रूजन। तो इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होती है फिजिकल और दूसरी हमारे पास होती है इसकी लॉजिकल। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, अगर इन डिटेल फिजिकल क्या है या लॉजिकल क्या है। अब फिजिकल आप लोगों को नेम से पता चल रहा होगा कि फिजिकल जब कोई बंदा जाके किसी चीज को टच करके उसके साथ उसके अंदर चेंजेस लाए। ठीक है। एंड लॉजिकली हमारे पास उस टाइम होगा जब कोई बंदा किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो है वो चेंजेस लेके आए। तो लॉजिकल में हमारे पास सॉफ्टवेयर का डाटा का चेंज होता है, एंड फिजिकल के अंदर हम जाकर उसको हार्डवेयर के अंदर उसके चेंजेस लेके आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। जैसे इसमें यही चीज़ बताई गई है कि हैकर जो है वो कंपनी के पेरोल डाटा को बिना परमिशन के यूज़ कर लेते हैं। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। वायरसेस अब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड भी लाजमी क्वेश्चन आता है। वायरसेस का आपको वैसे भी पता होगा, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, वायरस का अगर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूं तो ये एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो एक प्रोग्राम या फाइल में अटैच होकर फैलता रहता है। आपके कंप्यूटर के अंदर ये इतना फैलता है कि वो उसको हैक कर देता है। सो इसके बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें ये क्या करता है कि वायरस प्रोग्राम को डैमेज कर सकता है, डाटा को करप्ट कर सकता है, कंप्यूटर मेमोरी को अफेक्ट करता है। डेफिनेटली अफेक्ट करता है। जब एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैलती रहेगी आपके कंप्यूटर के अंदर, डुप्लीकेट होती रहेगी, उसकी कॉपीज बनती रहेंगी, तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट होता है मेमोरी के ऊपर। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अटैकिंग टारगेट्स। अब अटैकिंग के टारगेट्स कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने देख लेना है अच्छे तरीके से। इन चारों पॉइंट्स को पढ़िएगा। वायरसेस वर्सेस वॉर्म, वायरस और वॉर्म के अंदर क्या डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। वॉर्म इज अ प्रोग्राम इज सेपरेट ओवर द नेटवर्क कनेक्शंस, ये कनेक्शंस के थ्रू होता है। दिस इज अनलाइक अ वायरस एंड डज नॉट फिजिकली अटैच इटसेल्फ टू अनदर प्रोग्राम। वर्म जो होता है ना, ये खुद से सेपरेट होता है, खुद से ही फैलता रहता है। इसको यूजर एक्शन के बगैर भी नेटवर्क के अंदर एक्सेस मिल जाती है। नेक्स्ट देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वायरसेस वर्सेस बग। अब बग और वायरसेस के अंदर क्या डिफरेंस है। वायरसेस का तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है या कोड होता है जो कि हमारे कंप्यूटर या पीसी के अंदर वायरस की तरह आता है। अगर बग की बात करें तो ये एक प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर में, या कोई एरर होती है, या फिर इनको हम मिस्टेक्स भी बोल सकते हैं। यूजुअली ये हमारे पास इन अटेंशंस होती हैं, और ये प्रोग्राम को इनकरेक्टली काम करवाती हैं, यानी कि हमारा कोई भी जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो इनकरेक्टली काम करना स्टार्ट कर देगा। बग जो होता है ना हमारे पास, ये फैलता नहीं है, जबकि वायरस जो होता है ये फैलता है, इसकी कॉपीज इटसेल्फ बनती जाती हैं। अब अगर मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा कि वायरस जो होता है ये फाइल्स को करप्ट कर देता है। ठीक है। अगर हम बग की बात करें तो ये करप्ट नहीं करता, बल्कि इसमें क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन गलत आ रही होती है। ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ऐप है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसको आप यूज करें तो उसके अंदर कैलकुलेशन या आपकी मिस्टेक्स आ रही होती हैं, आपके पास एरर आ रही होती है, आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा होता, मिस्टेक्स आ रही होती है। ठीक है। बग हमारे पास मिस्टेक्स लेके आता है और ये फैलता नहीं है। ठीक है। वायरस हमारे पास फैलता भी है, और दूसरा ये क्या करता है, ये आपकी फाइल्स को करप्ट कर देता है। ठीक है। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वी हैव सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशंस। अब इसके ये कुछ 5 सोर्सेज हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। टाइप्स ऑफ वायरसेस, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन, आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आपने इसकी टाइप्स को बहुत अच्छे तरीके से करना है। वन वन लाइन की इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से।
एग्जाम्पल है इसकी लॉजिकल बॉम्ब, ये उसी की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वायरसेस एंड वॉर्म कंट्रोल। अब इनका कंट्रोल यहाँ पर ये भी बहुत इजी वे में, ये आप लोगों ने बस खुद ही देखना है, इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। वी हैव लेक्चर नंबर 33, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, हमने पहले वायरसेस को पढ़ा था, तो अब आपको नेम से पता चल रहा होगा कि हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर के वायरसेस के, कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स का हम इंस्टॉल करते हैं या जो सॉफ्टवेयर्स हम यूज करते हैं, उनको हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, इसके तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास स्कैनर्स, दूसरा हमारे पास एक्टिव मॉनिटर, एंड थर्ड वन वी हैव बिहेवियर ब्लॉकर्स। ठीक है, तो इन तीनों का आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। अब सबसे पहले हमारे पास स्कैनर्स है। स्कैनर्स के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की फाइल और प्रोग्राम को स्कैन करते हैं। ठीक है, स्कैन करते हैं और वायरस के सिग्नेचर से मैच करते हैं। अगर तो हमारे पास सिग्नेचर जो कि है वायरस के साथ पैटर्न उसका मैच कर जाए, तो हमारे पास क्या होता है, वायरस डिटेक्ट हो जाता है। एक्टिव मॉनिटर में हमारे पास क्या करते हैं, एक्टिव मॉनिटर में हम कंप्यूटर को रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं या कुछ भी आप कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं, ये आपको उसी टाइम चेक कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, लाइक कोई वायरस तो नहीं आ रहा आपके कंप्यूटर के अंदर, ये एक्टिव मॉनिटर कर रहा होता है। नेक्स्ट वी हैव ब्लॉकर बिहेवियर। अब ब्लॉकर बिहेवियर क्या होता है, वायरस को उसके एबनॉर्मल बिहेवियर से डिटेक्ट करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अनसस्पिशियस हो रही है, आप क्या कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो किसी भी चीज़ पे ब्लॉकर्स आ जाते हैं, तो उस चीज़ पे भी वायरस डिटेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट लॉजिकल इंट्रूजन है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बस पढ़ लीजिएगा इसको। हैकर्स, ये सारे पॉइंट्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ले लेते हैं। हैकर्स हमारे पास क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथोराइज एक्सेस लेने वाले लोग। ठीक है, अनऑथोराइज एक्सेस लेते हैं ये लोग, और हर हैकर का पर्पस नेसेसरीली हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, और अगर हम दूसरा हमारे पास बात करें हैकटिविस्ट, ये हमारे पास क्या होते हैं, हैकिंग का यूज पॉलिटिकल या सोशल वे में इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रैकर्स। हैकिंग का यूज यानी कि मलिशियस इलीगल सॉफ्टवेयर्स का यूज करना, पर्पस इलीगल काम के लिए इनको यूज करना, जैसे डाटा को स्टील करना, डैमेज या सिक्योरिटी ब्रेक करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल वे में आप इसको कह सकते हैं कि क्रिमिनल पर्पस के लिए हम क्रैकर्स का इस्तेमाल करते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए हैकर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट हैक्टिविस्टिक जो होता है, ये हमारे पास पॉलिटिकल सोशल चीज़ों के लिए। अब इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये सारा आपने यहाँ से पढ़ लेना है। मिस यूज़ ऑफ पासवर्ड्स का, पासवर्ड का मिस यूज़ भी होता है, तो हमें अपना पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग और किस तरह से लगाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बेस्ट पासवर्ड प्रैक्टिसेस, अब बेस्ट पासवर्ड किस तरह से लगाया जाता है, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ लेने। इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत ईजी सी हैं। फायरवॉल क्या होता है ये भी आपने देख लेना है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ कंट्रोल, ये सारी आपको टाइप्स ऑफ कंट्रोल 6 की 6 पता होनी चाहिए। फिंगर टिप्स पे इनके नेम पता होने चाहिए। हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्रिप्शन, अब हमारे पास क्या होता है कि हम कोई भी टेक्स्ट है उसको हम इनकोड करके भेज देते हैं, किसी भी अपने डाटा को हम दूसरे बंदे से हाइड करने के लिए उसको लिख देते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं कि वो दूसरे बंदे को पता ना चले। दिस इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। और फिर अगला बंदा उसको अपनी फॉर्म के अंदर लेके आता है, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, ओरिजिनल डाटा के अंदर लेके आता है, तो उसको हम कहेंगे डिक्रिप्शन। अब देखें, ये ओरिजिनल डाटा था और उसको इंक्रिप्ट कर दिया हमने साइफर टेक्स्ट के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रिप्टेड डाटा। जब हम साइफर टेक्स्ट के अंदर डाटा को लिख देते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंक्रिप्टेड डाटा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास साइफर टेक्स्ट इंक्रिप्टेड डाटा है और हमने इसको डिक्रिप्शन इसकी करनी है, तो उसके लिए हम इसको ओरिजिनल डाटा के अंदर लेंगे। जब हम इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं, डिक्रिप्शन करते हैं, तो वो हमारे पास ओरिजिनल डाटा के अंदर आ जाता है। और ओरिजिनल डाटा की जब हम इंक्रिप्शन करते हैं तो वो हमारे पास साइफर टेक्स्ट के अंदर आ जाता है। आई होप कि आपको थोड़ी सी समझ बात आ गई होगी। एंड देन वी हैव बायोमेट्रिक्स। इसके बारे में देख लिया। स्कोप ऑफ बायोमेट्रिक के अंदर फिंगरप्रिंट्स, हैंड प्रिंट, वॉइस प्रिंट, फेशियल प्रोफाइलिंग, ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। नेक्स्ट बहुत इजी सा आप लोगों का ये लेक्चर है। लेक्चर नंबर 35 में हमारे पास होता है ऑडिट ट्रेल लॉग्स।
देयर आर टिपिकली टू काइंड्स ऑफ ऑडिट रिकॉर्ड्स। अब ऑडिट रिकॉर्ड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एन इवेंट ओरिएंटेड और दूसरा हमारे पास होता है अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी की स्टॉक। अब इसकी डिस्क्रिप्शंस भी डेफिनेशंस भी आप देख लीजिएगा यहाँ से। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को साथ साथ करवा रही हूँ। डेफिनेशंस ऑफ ऑडिट भी यहाँ से आईएएस ऑडिट देख लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। पैरामीटर ऑफ आईएएस ऑडिट ये बेशक स्किप कर दीजिएगा। रिस्क बेस्ड ऑन ऑडिट अप्रोच, ये रिस्क इसके देख लीजिएगा। रिस्क मैनेजमेंट को भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एसडीएलसी रिस्क मैनेजमेंट, फेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि रिस्क ऑफ मैनेजमेंट जितने भी हैं उनके कोई से भी 5 पॉइंट लिखें। तो आप लोगों का 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट्स तो इसमें से याद करने ही करने हैं, मस्ट है। व्हाट इज फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट क्या होता है? अब ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे देती हूँ। फोकल पॉइंट हमारे पास वो पर्सन या टीम होती है जो रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट और मैनेज करने में सेंट्रल प्ले होती है, यानी कि सेंट्रल रोल प्ले करती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि कंपनी में एक पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है उसको, कि वो रिस्क असेसमेंट करे, कोऑर्डिनेशन करे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे, रिव्यू करे, दिस टाइप ऑफ जो चीज करे ना सेंट्रल बंदा, उसको हम बोलेंगे फोकल पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव सिस्टम क्राइटेराइजेशंस। इसके अंदर हमारे पास है दिस सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स विच इंक्लूड्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, इनको भी जस्ट पॉइंट ही हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट मे हेल्प इन कैरेक्टराइजेशन द सिस्टम्स आर। कौन कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इन सारी इंफॉर्मेशन को भी पढ़ लीजिएगा। पॉइंट्स के अंदर जितनी चीजें हैं ना ये आपकी एमसीक्यूज में आ सकती हैं, तो इनको आपने स्किप नहीं करना, एटलीस्ट रीडिंग देनी है। स्टेप्स इन थ्रेट्स आइडेंटिफिकेशन, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि थ्रेट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स इन दिस फेज, थ्रेट सोर्स आइडेंटिफिकेशन, मोटिवेशन एंड थ्रेट एक्शंस, इनको आप लोगों ने पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। vulnerability assessment is a weakness that can be accidentally triggered, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पॉइंट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 37 है कंट्रोल एनालिसिस। कंट्रोल एनालिसिस की अगर हम बात की जाए तो इसमें एनालिसिस में हम क्या करते हैं, चेक करना कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी कंट्रोल कितने इफेक्टिव है और क्या थ्रेट्स फिर भी डैमेज कर सकते हैं इसको। Control are also classified as non-technical controls are called management control and technical control software hardware control. The output of this step is current or planned control used for the IT system. इसको IT system के लिए हम use करते हैं। likelihood determination का क्या purpose होता है बेसिक, इसमें हम बेसिकली वॉल्नरेबिलिटी के एक्सप्लॉइट होने के चांसेस को चेक करते हैं कि कितने हैं, हाई है, मीडियम है, या फिर हमारे पास लो चांसेस हैं। तो इनकी अगर लो है तो उसकी क्या उसके अंदर चीज़ें मेंशन है, यहाँ पर मीडियम में क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से देख लेंगे। इनपुट ऑफ दिस फेज, इसकी इनपुट्स क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव रिस्क डिटर्मिनेशन। रिस्क डिटर्मिनेशन किस तरह से की जाती है इसको आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से थोड़ा सा। देन वी हैव ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, इसको बस इतना नहीं कीजिएगा। इम्प्लीमेंटेशंस को भी नहीं है यहाँ पर कुछ इतना इंपॉर्टेंट। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन क्या होता है इसकी जस्ट डेफिनेशन देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 38 हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉर्पोरेट कल्चर एंड रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसको रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो थोड़ी बहुत यहाँ पर मेंशन उनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास बीसीपी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। अच्छा, अब ये बीसीपी प्लान क्या होता है? अब बीसीपी हमारे पास बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान होता है, ठीक है। बीसीपी ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, व्हाट इज बीसीपी। तो बीसीपी हमारे पास होता है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। अब बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान किस तरह से है, ये ऐसा प्लान जो डिजास्टर या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स के बाद बिजनेस को कंटिन्यू रखने और सर्विसेज रिकवर करने में हेल्प करता है। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, बस इसमें यही चीज़ है और याद रखने वाली और कुछ खास नहीं है। इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ बीसीपी या कंपोनेंट्स इसके अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, वो मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है
BIA क्या होता है? BIA बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, इसको भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इसकी क्लासिफिकेशन को भी देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ रिकवरी स्ट्रेटेजीज, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी इनमें से पढ़ लीजिएगा, ये आ सकती हैं पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में, या फिर इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। वार्म साइट्स क्या होती हैं, ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन सबको रीडिंग दे लेनी है। नेक्स्ट वी हैव लेक्चर नंबर 39, वेब सिक्योरिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट लेना, बहुत इजी सा चैप्टर है ये आप लोगों का, और इसमें थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट होगा तो आप इसको इजी वे में सारा कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है वेब सिक्योरिटी। अब वेब सिक्योरिटी क्या है? इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन शेयर करना यूजफुल तो होता है, लेकिन हैकर्स, वायरसेस और प्राइवेसी अटैक की वजह से सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेब। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लॉन्ग में भी आ सकती है, कि आप लोगों से पूछा जाता है वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स की हमारे पास मेजर क्लासेस कौन सी हैं, तो वो हमारे पास दो हैं, एक है पैसिव अटैक, दूसरा हमारे पास है एक्टिव अटैक। अब आगे इनकी फर्दर उन्होंने एक्सप्लेनेशन बताई है, तो मैं जस्ट वन लाइन में आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, बाकी आप लोग इन डिटेल यहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। अगर पैसिव की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इसमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, डायरेक्ट सिस्टम को डैमेज नहीं करना होता। पैसिव के अंदर हम सिस्टम को डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम एक्टिव की बात करें तो यहाँ सिस्टम एक्चुअल अटैक करना होता है या अनऑथराइज्ड चेंजेस करना होता है। पैसिव में हम सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते, लेकिन एक्टिव में हम लोग चेंजेस करते हैं सिस्टम के ऊपर ही। नेक्स्ट वही चीज आगे उन्होंने फर्दर इन डिटेल बताई हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक्स की भी आगे उन्होंने टाइप्स फर्दर बताई हुई हैं, इन टाइप्स को भी आपने देखना है। थ्रेट्स के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं ये भी आपने पढ़ने हैं, एंड दैट्स ऑल। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थिन रिस्क नॉट एन इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव लेक्चर नंबर 40, फैक्टर्स के रिलेटेड है ये। इंटरनेट सिक्योरिटी कंट्रोल्स कौन कौन से हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, इसके 3 पॉइंट्स। फायरवल सिक्योरिटी सिस्टम, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास था पीछे मैंने आप लोगों को इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का भी बताया हुआ है। आईडीएस के बारे में भी यहाँ पर इसकी इन डिटेल थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फीचर ऑफ आईडीएस, ये जितने भी आपके पास पॉइंट्स में चीजें हैं ना, ये आप लोग लाजमी इनको रीड आउट कीजिएगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और आपके पास एमसीक्यूज इस तरह के पॉइंट्स वाली चीजों में से एमसीक्यूज बहुत बनते हैं। वेब ऑडिट, इसका वेब ऑडिट का भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। डिजिटल सर्टिफिकेशंस क्या होती हैं इनके बारे में भी रीड आउट कर लीजिएगा। ई कॉमर्स का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स का आप लोगों को पता है कि आजकल ई कॉमर्स क्या चीज़ है। ई कॉमर्स हमारे पास क्या है आजकल, आप लोगों को पता है कि जिस तरह का दौर है इसमें ई बिजनेस होता है। ई बिजनेस इज ऑल अबाउट द साइकिल स्पीड, ग्लोबलाइजेशन, एनहांस द प्रोडक्टिविटी, रीचिंग अ न्यू कस्टमर्स एंड शेयरिंग द नॉलेज अक्रॉस इंस्टीट्यूशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। सो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर है ई कॉमर्स से रिलेटेड। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर इन डिटेल पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी लेंथी, जस्ट आप लोगों को ये थ्योरी लग रही है, लेकिन इसमें कुछ भी खास वो नहीं है कि आप लोगों को रीडिंग देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। बहुत आसान आसान सी चीज़ें बताई गई हैं। ये सारे जितने भी बी टू बी बिजनेसेस और ये सारी इन डिटेल है। बिजनेस टू कंज्यूमर, बी बी टू सी, ये हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस होता है। बी टू ई हमारे पास बिजनेस टू एम्प्लॉय होता है। ये सारी कैटेगरीज क्लासिफाइड जो हैं इनको आप लोगों ने ई कॉमर्स की इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इनमें से एमसीक्यूज बनते हैं, डेफिनेशंस आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बी टू बी क्या होता है। इन सब का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी ले लीजिएगा। देन हमारे पास क्या है, इस सारे में तो हमने यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। ये सारे जो फर्दर ऊपर मैंने टाइप्स आपको बताई हैं उन्हीं को आगे उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 42 है, जिसमें हमारे पास है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन का अगर आपको इतना लंबा यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, जस्ट मैं आपको वन लाइन में इसका एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या होता है। हम इसको एससीएम भी बोलते हैं। एससीएम का भी सेम मतलब है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस में सप्लायर से लेकर कस्टमर तक प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन और प्रोसेस को मैनेज करना, इफेक्टिवली मैनेज करना। डेफिनेटली हम यहाँ पर ई कॉमर्स बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स से रिलेटेड ये बात यहाँ पर की गई है, यानी कि कंपनी, प्रोडक्शन, सेल एंड देन हमारे पास कस्टमर्स, इन चीज़ों को मैनेज करना, इनके दरमियान कनेक्शन बिल्ड करना, इसको हम कहते हैं सप्लाई मैनेजमेंट।
यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, सप्लायर, कंपनी, प्रोडक्शन, सेल, कस्टमर, इन सबको क्या करना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, कॉस्ट कम रखना, एफिशिएंसी ज़्यादा करना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, जो मैंने आपको वन लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दी हैं। ये सारी चीज़ें आगे भी वही सारा कुछ कंटिन्यू है। इतनी लंबी इन डिटेल थ्योरी लिखी हुई है। नेक्स्ट वी हैव मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा एंड देन कनेक्ट द एग्जिस्टिंग मेथड्स, मॉड्यूल सिस्टम। इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजिंग सी एस सी एम, ये वही चीज़ है जो मैंने ऊपर आपको बताई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यूजिंग एस सी एम सॉफ्टवेयर, इसका क्या, इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ करते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला लेक्चर है जिसमें हमारे पास है यूजिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर्स, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग्स। इन थ्री वर्ड्स, टर्म रिसोर्स एंड प्लानिंग में सीम्स लीस्ट रेलिवेंट। Enterprise since softwares, ERP can be defined as enter enterprise resource planning। ERP को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं enterprise resource planning के नेम से। Gist of clips। नेक्स्ट वी हैव ईआरपी कंपेयर टू इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। अब ईआरपी को इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं वो मैं आपको जस्ट 2 लाइंस में बता देती हूँ। यहाँ पर भी बहुत लंबी थ्योरी है इससे रिलेटेड। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस के मुताबिक कस्टमाइज होता है और डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करता है। ये हमारे पास इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था। और अगर हम ईआरपी की बात करें तो ये एक जेनरिक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करता है एंड इसलिए कंपनी को ये क्या करता है, ये कंपनी को अक्सर अपने बिजनेस प्रोसेस ईआरपी के मुताबिक चेंज बीआरपी करने पड़ जाते हैं। अगर बहुत ही कंसाइज वे में मैं आपको बताऊं तो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर चेंज फॉर बिजनेस, ठीक है। और अगर हम ईआरपी की बात करें तो ये बिजनेस चेंज फॉर सॉफ्टवेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें यही चीज थी। आई होप कि आप लोगों को ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल जो एक यहाँ पर गिवन है, ये टेबल आप लोगों ने करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास टाइमलाइन सिस्टम और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस टेबल को नहीं छोड़ना। इसमें से सारी चीज़ें प्रॉपर वे में करनी है। टेक्स्ट इन क्लिप्स पैकेजेस, ईआरपी एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने देखना है। एंड देन वी हैव लेक्चर नंबर 40 फॉर ईआरपी एंड ई कॉमर्स। ईआरपी एंड ई कॉमर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर मैं आपको इस चीज़ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूँ ना, तो हमारे पास ईआरपी क्या होता है, ईआरपी प्लस ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ईआरपी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है और बिजनेस बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, और हमारे पास बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर ऑपरेशंस को इफेक्टिवली मैनेज करता है। जस्ट इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट अगर हम ईआरपी एंड सीआरएम की बात करें, इससे हमारे पास क्या होता है, ईआरपी कस्टमर इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है जिससे बेटर कस्टमर सर्विस, फास्टर रिस्पांस और इम्प्रूव प्रोडक्शन इन्वेंट्री प्लानिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ईआरपी और सीआरएम का रोल है यहाँ पर। सो अगर हमें इन दोनों को कंपैरिजन करके आप लोगों को बताऊं तो ईआरपी प्लस ई कॉमर्स हमारे पास ऑनलाइन बिजनेस करता है, ईआरपी प्लस सीआरएम हमारे पास बेटर कस्टमर मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास बेटर कस्टमर मैनेजमेंट के लिए होता है। एंड देन जो ऊपर मैंने आप लोगों को बताया है, दिस वन ईआरपी एंड ई कॉमर्स, ये हमारे पास ऑनलाइन बिजनेस के लिए होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर मुझे लग रही है वो है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ चेंज, चेंजेस जो भी हैं, इज अ चेंज इविटेबल्स, ये सारी यहाँ पर इनको आपने थोड़ी सी रीडिंग दे लेनी है। फैक्टर्स टू कंसीडर, अब कौन कौन से फैक्टर्स इसमें से कंसीडर करने चाहिए। फेजेस ऑफ चेंज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को चेंज करने के कौन कौन से फेजेस हैं। व्हाई पीपल रेजिस्ट चेंजेस, ये थोड़े बहुत यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, इनको बस आप लोगों ने रीडिंग दे लेनी है। चेंज एजेंट्स, ईआरपी ओनरशिप एंड स्पॉन्सरशिप क्या होती है, इस चीज को भी देख लीजिएगा। Importance of ethics in IS. So now we have last lecture number 45, which is importance of ethics in IS.
अब इथिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक आईएएस का अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगी यहाँ पर, इथिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को ऑनेस्टली, लीगली और रिस्पॉन्सिबली यूज करना, एंड टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, सिक्योरिटी और यूजर राइट्स। ठीक है, ये हमारे पास आएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स आईएएस के अंदर। देन अगर हम मीनिंग्स ऑफ इथिक्स की बात करें, मॉरल प्रिंसिपल रूल्स जो बताते हैं कि सोसाइटी, प्रोफेशन और बिजनेस में क्या सही और क्या चीज गलत है, इस चीज को हम बोलेंगे मीनिंग्स ऑफ इथिक्स। यानी कि ये इसका मीनिंग है कि हमें किस तरह से क्या राइट्स हैं, किस तरह से रहना है, ये सारे हमारे पास रहन सहन, तरीके, रवाज, ये सारी चीजें हमारे पास, रूल्स, ये हमारे पास मीनिंग्स ऑफ इथिक्स के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इथी के कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं। अब उन चैलेंजेस को आप लोगों ने यहाँ से कोई से भी 5 से 6 चैलेंजेस जो हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग में अगर आगे तो आपको एटलीस्ट 5, मिनिमम 5 लिखने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एटिकेट्स। अब एटिकेट्स क्या होता है? इंटरनेट पर पोलाइट और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर के रूल्स। एटिकेट्स गाइडलाइन यहाँ पर आप लोगों के लिए मेंशन है, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना। एग्जांपल है इसकी, फॉर एग्जांपल आपने किसी को रिस्पेक्ट देनी है, डोंट एक्सेस अदर files without permission, write clearly and politely, don't use all capital letters। ये सारे हमारे पास एटिकेट्स होते हैं ऑनलाइन, यानी इंटरनेट पर जो चीज़ हम करते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, इस सारे के, ये सारे हमारे पास ऑनलाइन एटिकेट्स हैं। इथिक्स हमारे पास एक्चुअली राइट बिहेवियर होता है। और नेक्स्ट हमने इथिकल चैलेंजेस पढ़े थे, एंड देन वी हैव एटिकेट्स। एटिकेट्स हमारे पास गुड मैनर्स होते हैं ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट वी हैव प्राइवेसी एंड इथिक्स। प्राइवेसी एंड इथिक्स के कुछ यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन है, ये आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। प्राइवेसी इश्यूज क्या होते हैं, एक्यूरेसी इश्यूज क्या होते हैं, हमें ये कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेने हैं। थ्रेट्स के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, इनको भी आपने देना है। थ्रेट्स टू प्राइवेसी, थ्रेट्स टू प्राइवेसी के ये कुछ पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। डाटा प्रूफिंग क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डाटा प्रूफिंग ये आप लोगों ने खुद से करना है। एंड वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, एंड ये सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो करने वाली हैं, जैसे ट्रिप्स, TRIPS ट्रिप्स, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ये सारे आपने करने हैं। पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो आपने नहीं स्किप करनी, उनको आपने लाजमी करना है। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो चीज़ें देने वाली थी कॉन्सेप्ट, वो मैंने आपको दे दी हैं। कुछ आप लोगों के खुद यहाँ से रीडिंग दे लेनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी है। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक मैं पढ़ के आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है। मैं वैसे भी ये शॉर्ट लेक्चर्स बना रही हूँ, तो शॉर्ट लेक्चर में आई डोंट थिंक सो कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहिए। अगर आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट टर्म में प्रिपरेशन करनी है, तो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए पास्ट पेपर एक एक्सप्लेन किया हुआ है, वो पेपर आप लोग देखें, आप लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम किस तरह से आ रहे हैं और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। आप इस तरह से इसको करेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों ने एमसीक्यूज फाइल्स लाजमी पढ़नी है, उसके अलावा हैंडआउट्स की रीडिंग देनी है। जितने पॉइंट्स में चीज़ें गिवन है उनको अच्छे तरीके से कीजिए, ताकि आप लोगों के एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। बाकी आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ज़रा सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली से लाइक कर दें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्जाम, and take care. Allah Hafiz.